जय हिंद, जय भारत। कर्मचारी, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की वेलफेयर से जुड़ी जानकारियों के साथ मैं रीना सुथार आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह आज के इस वीडियो की शुरुआत भी उन टॉपिक के साथ होगी जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में मैंने बहुत सारे कमेंट शामिल किए हैं जो हमारे पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स इन्होंने एमएससीपी को लेकर जानकारी मांगी है। साथ ही में महंगाई भत्ते को लेकर जानकारी मांगी गई है और कहीं पर कोई फैमिली पेंशनर्स जो है वो फिटमेंट फैक्टर को लेकर सवाल पूछ रही है। तो चलिए एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब देखेंगे। इसके साथ साथ आज के इस वीडियो में बात होगी जून महीने की पेंशन के मैसेज को लेकर और हम बात करेंगे डीए पर लेटेस्ट अपडेट क्या है इसके बारे में। तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के साथ शेयर होने वाली है। चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नोटिफिकेशन ऑन रखिए क्योंकि नोटिफिकेशन ऑन रखना जरूरी है। नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तभी आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। और एक बेहद ही जरूरी बात कि चैनल को हाइप भी जरूर से करिएगा ताकि यूट्यूब इस वीडियो को हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक पहुंचाए। इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत हम जून महीने की पेंशन के मैसेज के साथ करेंगे। देखिए, आज से यानी आज 22 तारीख हो गई है। आज से स्पर्श टीम के द्वारा जून महीने की पेंशन क्रेडिट का एडवांस मैसेज जो है आना शुरू हो गया होगा। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है कि आपके जो मोबाइल है उसमें ये मैसेज आ भी गया होगा। जल्दी से शेयर करिएगा कमेंट्स के माध्यम से कि क्या आपको भी जून महीने की पेंशन का मैसेज मिला। और एक बात कि जिनको भी पेंशन का मैसेज नहीं भी आता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। पेंशन सही समय पर क्रेडिट हो जाएगी, इस बात के लिए आप निश्चिंत रहिए। फिर भी कुछ दिक्कत आती है, मेरे फोन नंबर मैं वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे डीए की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। देखिए, आज की इस वीडियो की शुरुआत, इस कमेंट्स को पढ़ने की शुरुआत हमारी एक फैमिली पेंशनर से ही करेंगे। एक लिख रहे हैं फैमिली पेंशन को फिटमेंट फैक्टर कितना मिलेगा? बेसिक जो है 13,860 रुपए है, तो कितना होगा फिटमेंट फैक्टर थोड़ा बोल दीजिएगा। जैसे कि मैंने कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज कमेंट्स के माध्यम से इसके बारे में बताइएगा। हमारा अगर मैं बात करूं हमारे डिफेंस की फैमिली पेंशनर्स की या सेंट्रल गवर्नमेंट की अन्य विभागों की फैमिली पेंशनर्स की, तो मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब पर आपको कोई भी दूसरा एक ऐसा चैनल मिलेगा जहां फैमिली पेंशनर्स के हित के लिए इतनी ज्यादा बात होती है। आज इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य जो है वो यही है कि मैं हमारी फैमिली पेंशनर्स जो है उनको मैं महंगाई भत्तों से अवगत कराऊं, फिटमेंट फैक्टर हो, 8वें वेतन आयोग में कितना लाभ मिलेगा। चलिए ये बात तो होती रहेगी, ये तो अंदाजा ही लगा सकते हैं। ये सारी जानकारी तो शेयर करती हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मैं सबसे ज्यादा प्रयास करती हूँ हमारी फैमिली पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाने में। एमएसीपी अगर किसी फैमिली पेंशनर्स को लागू है, क्योंकि सर्विस पेंशनर्स के हिसाब से ही उस फैमिली पेंशनर्स की पेंशन कैलकुलेट होती है, तो अगर सर्विस पेंशनर्स को एमएससीपी लागू है, उनको नहीं मिली है और बिना एमएससीपी मिले ही उनकी डेथ हो गई है तो मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हम प्रयास करते हैं। बेसिक सही नहीं आ रही तो उसको लेकर प्रयास करते हैं। तो जब किसी फैमिली पेंशनर्स का मैसेज आता है मुझे, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि जो इस चैनल को शुरू करने का मेरा उद्देश्य था उसमें कहीं ना कहीं मैं कामयाब हो रही हूँ। और आज लाखों फैमिली पेंशनर्स की आवाज बनकर हम इस चैनल में उनके सवालों को सुनते हैं, उनके जवाब भी देते हैं। तो चलिए इस सवाल का भी जवाब दे दूं। फिटमेंट फैक्टर की अगर आपने पूछा है मैम, तो मैं एक चीज यहाँ पर क्लियर कर दूं कि देखिए, फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन आयोग में जितना भी रहा, चाहे 1.92, 2.0, 2.57, 2.75, 3.833, कितना भी फिटमेंट फैक्टर रहा, जो फिटमेंट फैक्टर सर्विस पेंशनर्स को लागू है वही फैमिली पेंशनर्स को भी लागू रहेगा। उसी के हिसाब से उनकी बेसिक में बढ़ोतरी होगी। यानी एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, क्योंकि देखिए ये बात मैं यहाँ पर इसलिए भी कर रही हूँ, व्हाट्सएप पर भी इसको लेकर बहुत क्वेरी आती है, मुझे कॉल भी आते हैं जहां फैमिली पेंशनर्स या डिपेंडेंट ये पूछते हैं कि मैम हमें 8वां वेतन आयोग लाभ मिलेगा या नहीं। बिल्कुल मिलेगा। जो मेरी अनमेरिड डॉटर बहनें हैं, जो डिवोर्सी डॉटर बहनें हैं, जो विडो डॉटर बहनें हैं, जो अपने पिताजी की या माताजी की पेंशन ले रही है, उनको भी 8वां वेतन आयोग लागू है, उनको भी फायदा होगा। तो इस बात को लेकर आप निश्चिंत रहिए। चलिए अगले कमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम पेंशन में डीए-डीआर ऐड होगा। मैम बिल्कुल पेंशन में डीए-डीआर ऐड होता ही है और साल में जो 2 बार महंगाई भत्तों में बढ़ोतरी होती है, उसका एरियर वगैरह भी हमें मिलता रहता है। चलिए अगला कमेंट है,
एक लिख रहे हैं कि मैडम जी नमस्ते। मैडम जी मैं 24 साल के बाद 31/5/2000 को हवलदार रैंक से आया था। घर आने के बाद 3-4 महीने बाद मुझे ऑनरी नायब सूबेदार मिला, मगर अभी तक कोई भी फायदा नहीं मिला। मिलेगा या नहीं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मेरी बेसिक 25,738 रुपए है। जय हिंद, जय भारत। चलिए विस्तार से इस कमेंट्स का जवाब देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि सर आपने जो लिखा है कि आप साल 2000 में रिटायर होकर आए हैं, ऑनरी जो आपको है रिटायरमेंट के बाद मिली थी। तो देखिए सबसे पहली बात आपकी 24 साल सर्विस है, हवलदार रैंक से आप रिटायर होकर आए हैं। देखिए कई सारे मामलों में जहाँ जो हमारे पेंशनर्स हैं, उनको नहीं पता चलता कि कौन-सी रैंक की पेंशन आ रही है, क्या पेंशन आ रही है। इस बात को लेकर जब अगर उनके मन में कोई सवाल है, प्लीज़ आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, ताकि मैं आपको गाइड कर पाऊँ। आपके माध्यम से जो दूसरे हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स हैं, वो भी जो है उनको भी मार्गदर्शन मिलेगा। सबसे पहली बात आपने जो बेसिक लिखी है कमेंट में, वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको ऑनरी नायब सूबेदार का फ़ायदा मिला हुआ है। उसी के हिसाब से आपकी पेंशन आ रही है। ओआरओपी 3 भी आपको मिला है। देखिए कैसे? जो आपने बेसिक लिखी है उसको थोड़ा जो है आप चेक कर लेते हैं। अभी ये ओआरओपी की टेबल है। ओआरओपी 2 और ओआरओपी 3 के हिसाब से ये टेबल आप देख पा रहे हैं। अब जैसे कि आपने लिखा हवलदार रैंक से रिटायर थे, 24 साल की आपकी सर्विस थी। रिटायरमेंट के 3-4 महीने के बाद ऑनरी मिली है। तो देखिए 24 साल सर्विस की अगर देखें 23,750 रुपए, ये ऑनरी नायब सूबेदार रैंक की मैं बात कर रही हूँ। तो ये था ओआरओपी 2 में। ओआरओपी 3 में 25,738 रुपए हुआ है, जो आपने कमेंट्स में लिखा है कि आपकी बेसिक जो है कमेंट्स में जो है जो आपने लिखी है कि 25,738 रुपए आपकी बेसिक अभी आ रही है, तो ये सर बिल्कुल बराबर है। आपको ऑनरी नायब सूबेदार के हिसाब से ही पेंशन मिल रही है। आप एक और बात कर सकते हैं, अगर स्पर्श में आपका माइग्रेशन हो गया है, तो जो स्पर्श का पीपीओ है, उसमें चेक करिए। पे लेवल जो है वो 6 दिखा रहा होगा। ऑनरी नायब सूबेदार और नायब सूबेदार के लिए पे लेवल 06 ही होता है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। आपको कहीं भी कोई भी कंप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपकी पेंशन बिल्कुल बराबर आ रही है। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मुझे एमएससीपी का बेनिफिट नहीं आया है, प्लीज आप मुझे एमएससीपी के बेनिफिट्स दिलाने की कृपा करें। बिल्कुल सर हम आपकी मदद करेंगे। आप दोबारा कमेंट करिए, मुझे विस्तार से लिखिए, लेंथ ऑफ सर्विस, कब रिटायर होकर आए हैं, कौन सी रैंक से रिटायर होकर आए हैं, और ये सारी जानकारी देकर आप मुझे फिर से कमेंट करिए, मैं आपकी मदद ज़रूर से करूँगी। और जैसे कि इस चैनल के माध्यम से मैं प्रयास करती हूँ कि सीपी ग्राम के नंबर शेयर करती रहूँ, तो मुझे नहीं लगता कि सीपी ग्राम के नंबर एक बार जब मैंने शेयर कर दिए, तो किसी भी पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स को मेरी मदद की ज़रूरत रहती है। जैसे कि वो नंबर भी मैं इसीलिए शेयर करती हूँ, ताकि किसी भी पेंशन फैमिली पेंशनर्स को अपना केस सुलझाने के लिए, अपना हक पाने के लिए, किसी भी को एक भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। कई बार मुझे बहुत सारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स ये कंप्लेन करते हैं कि मैम हम अपना काम करवाने के लिए कहीं पर भी जाते हैं तो वहाँ हमसे घूस माँगी जाती है, पैसे लिए जाते हैं, या कोई चैनल्स भी आपको कहते होंगे कि चैनल को जॉइन कर लीजिए तभी हम आपकी मदद करेंगे, पर ऐसा नहीं है। सीपी ग्राम के वो नंबर के माध्यम से आपको जानकारी होगी, आप खुद आपकी मदद कर सकते हैं और अपनी ये जो सारी समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि पीएमआर वालों को ओआरओपी कब तक मिलेगा, और जो लेटेस्ट स्थिति है मैं उसके बारे में अगर बात करूं तो माननीय एफटी न्यू दिल्ली में इसका केस लगा हुआ है, केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन दायर किया है। इसीलिए ये सारे जो केस हैं जिनमें जजमेंट आ भी चुका था, जिनके पेंशनर्स के पक्ष में जजमेंट आ भी चुका था, फिर भी ये फैसले अभी उसका पीपीओ वगैरह बनकर नहीं आ रहा है, ये सारा मामला अटका पड़ा है क्योंकि रिव्यू पिटीशन दायर किया है। उस पर भी डेट पे डेट पड़ रही है, नई डेट अभी जुलाई महीने की ही है। जो भी अपडेट होगी मैं चैनल के माध्यम से ज़रूर से शेयर कर दूँगी। पर अभी कोई भी ये नहीं कह सकता कि पीएमआर को ओआरओपी देने के लिए केंद्र सरकार मान जाएगी, नहीं मान जाएगी, क्योंकि ज्ञापन वगैरह बहुत सौंपे हैं, प्रयास बहुत हुए हैं, लेकिन कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। चलिए, तो इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगला कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम जय हिंद, कम्यूटेशन पूरा हो गया है, 15 साल के ऊपर 6 महीने हो गए हैं। तो जो पेंशन में ऐड नहीं हो रहा है, अब कंप्लेन कहाँ करूँ, कैसे करूँ? पूरा एड्रेस दे दीजिएगा। बीएसएफ के ये पेंशनर्स हैं। सर अगर कम्यूटेशन पूरा हो गया है, 15 साल पूरे हो गए हैं, उसके ऊपर महीने हो गए हैं, तो आप क्या करें? आप सीपी ग्राम के थ्रू जो है कंप्लेन दर्ज करा दीजिए। जैसे आप सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज करा देंगे, इसकी कार्रवाई हो जाएगी और जो भी एक्स्ट्रा पैसा कटा है, वो रिफंड आपको मिल जाएगा। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मैडम मैं 2021 में सितंबर में पेंशन आया था, 17 साल कलर सर्विस करके डिसेबिलिटी पेंशन आया हूँ। इन्होंने अपना डिसेबिलिटी का प्रकार वगैरह भी लिखा है। आगे लिख रहे हैं कि 2004 में भर्ती हुए थे ये। अब मेरी पेंशन कितनी आनी चाहिए?
सर आप दोबारा कमेंट करिए जिसमें आप रैंक लिखिए, यानी कौन सी रैंक से रिटायर होकर आए हैं ये लिखिए, उसका जवाब मैं जरूर से दूंगी कि ओआरओपी 3 में आपकी पेंशन कितनी होनी चाहिए। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि स्पर्श में ग्रेवेंस डालने पर कितने दिन में जो है रिप्लाई मिलता है। 80 साल से ऊपर आ गया, इनका जो 80 साल हो गया था 2018 में, पर स्पर्श में अपडेट नहीं था, तो हमको एडिशनल पेंशन जो है 1/5/2024 से मिल रहा है। तो पहले का एरियर कब मिलेगा और इसके लिए कितना समय वगैरह लगेगा, बेसिक भी इन्होंने लिखी है। देखिए आप स्पर्श में कंप्लेन करेंगे तो कई बार महीनों महीनों तक रिप्लाई नहीं मिलता है, इसीलिए जब मैंने आपका कमेंट्स पढ़ा था, मुझे याद है 2-3 दिन पहले के कमेंट्स, जो वीडियो में मैंने इसके लिए जवाब भी दिया था कि आप सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज कराइए, ताकि जब सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन दर्ज कराएंगे तो इसको लेकर सारी कार्रवाई खुद ब खुद हो जाएगी। सिर्फ एक कॉल से हजारों रुपए का आपका जो एरियर है वो आपके खातों में आ जाएगा। एरियर तभी से मिलेगा जिस दिन से जो ये पेंशनर्स हैं इनकी 80 साल की एज कंप्लीट होके 81 साल शुरू हुआ, उसी महीने से, जिस महीने में इनका बर्थ डेट था, उसी महीने से इनकी एडिशनल पेंशन शुरू होगी। आपको उस पूरे साल का एरियर लेना है, लेकिन कैसे? सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेन करके। स्पर्श में कंप्लेन करके अपना वक्त जाया मत करिएगा। चलिए अगला कमेंट है, एक लिख रहे हैं कि मेरे फादर 1976 में रिटायर हुए, मदर की डेथ पहले ही हो गई थी, मेरे फादर सूबेदार थे। इन्होंने यूनिट वगैरह लिखी है, रिकॉर्ड लिखा है। मुझे सिंगल डॉटर की जो है पेंशन मिली, अभी इस टाइम मेरी पेंशन जो है यानी बेसिक 18,000 रुपए है। क्या मेरी पेंशन सही है? क्योंकि 2 बार लेटर आया भी है पंचमढ़ी से कि आपको जो है कम पेंशन क्यों दी जा रही है, इसको लेकर लेटर भी आए हैं। तो अब इस पर डीपीडीओ वाले जो है उनको कुछ पता नहीं है। मुझे बताइए मैं क्या कार्रवाई करूं? मैम आप मुझे दोबारा कमेंट करिए जिसमें, जैसे कि आपने ये तो सही लिखा है कि आपके पिताजी सूबेदार रैंक से रिटायर थे, लेकिन कितने साल की सर्विस थी ये आप मुझे लिखकर दोबारा कमेंट करिए। मैं बेसिक वगैरह चेक करके मैं आपको बता दूंगी। अगर बेसिक कम आ रही है इसको लेकर बेहद आसानी से कार्रवाई हो जाएगी, आप निश्चिंत रहिए। सीपी ग्राम के थ्रू जब कंप्लेन दर्ज करा देंगे तो बहुत जल्दी इसको लेकर कार्रवाई होती है। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं 8वें वेतन आयोग के कार्यकारी ब्रीफिंग की। महंगाई भत्ता की गणना, ज्ञापन प्रस्तुतियां और आगामी रूपरेखा क्या कहती है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महंगाई भत्तों को लेकर। देखिए सबसे पहली बात कि मुझे कई बार ऐसे सवाल आते हैं जहां हमारी जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था, मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनें पूछती हैं, डिपेंडेंट पूछते हैं कि मैम क्या हमें 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखिए 55 लाख जो अभी सर्विंग पर्सन है, यानी कर्मचारी जो हैं जो अभी सर्विस में है उनको फायदा होगा। इसके साथ 70 लाख के आसपास पेंशन भोगी, जिसमें मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनें भी शामिल है, डिपेंडेंट भी शामिल है, उन सभी को 8वें वेतन आयोग का लाभ जो है वो मिलेगा। इसके बाद देखिए 1 जुलाई 2026 से बढ़ने वाले महंगाई भत्तों की अपडेट हम देखते चले। और इससे पहले हम बात करते हैं, केंद्र सरकार एक कैलेंडर वर्ष में 2 बार महंगाई भत्तों की घोषणा करती है। अगला चरण जल्दी ही अपेक्षित है। कल हमने बात की थी कि हो सकता है कि जुलाई 2026 से 3 या 4% की बढ़ोतरी भी संभव है। अभी भी कुछ महीनों के एआईसीपीआईएक्स के आंकड़े जो है वो बाकी है। अब पिछला अपडेट कब आया था? देखिए जनवरी 2026 में महंगाई भत्ता बढ़ा था। 18 अप्रैल 2026 को वृद्धि हुई थी 2% की। कुल दर अब जो मतलब 60%, 2% की बढ़ोतरी के बाद ये 60% जो है वो हो गया था। अब देखिए आगामी अपडेट क्या कहती है, सितंबर 2026 तक अखिल भारतीय जो इंडेक्स के आंकड़े हैं कर्मचारी महासंघ के अनुसार दूसरी किस्त की घोषणा आमतौर पर सितंबर में की जाती है। अभी कुछ समय से हमने ये भी देखा है कि अक्टूबर के आसपास, यानी फेस्टिवल्स वगैरह को भी छोड़ दें तो भी अक्टूबर में जो है केंद्र सरकार बढ़े हुए महंगाई भत्तों की घोषणा करती है। तो डीए निर्धारित करने के लिए सरकार को कम से कम 2 महीने के डेटा की आवश्यकता होती है। केवल जुलाई का डेटा ही एक डेटा है, जुलाई से दिसंबर तक लागू डीए तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है। चलिए अब डीप डाइव, डीए की गणना कैसे की जाती है उसको भी थोड़ा समझते चलिए। जुलाई 2026 की दर पूरी तरीके से श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिक के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर निर्भर करती है। अब कैसे? अप्रैल 2026 के आंकड़े जारी हो चुके हैं, 0.8 अंक की वृद्धि हुई थी। सूचकांक कहां पहुंचा था? 149.9 पर। मई और जून 2026 के आंकड़े अभी भी आना बाकी है, इसीलिए मैंने कहा था 3 या 4% की बढ़ोतरी हो सकती है। जुलाई के डीए का निर्धारण करने के लिए 2-3 महीने का औसत चार्ट आवश्यक है। अब देखिए अंतिम गणना सितंबर में इसकी घोषणा हो सकती है। मई और जून के एआईसीपीआईआईडब्ल्यू डेटा के आधार पर
जुलाई 2026 के लिए अंतिम डीए दर तय की जाएगी और फिर उसके बाद जो है केंद्र सरकार इसकी घोषणा करेगी। अब प्रमुख मांगे जो है उसको भी हम देखते चले। ये सारों के बारे में तो आप जानते हैं कि न्यूनतम मूल वेतन यानी बेसिक पे को लेकर फिटमेंट फैक्टर है, ओपीएस की बहाली, एनपीएस यूपीएस की समीक्षा मांगी जा रही है 8वें वेतन आयोग में। देखिए एक नई बात है, देखिए आवास यानी एचआरए, मकान किराया भत्ते में सुधार की मांग की जा रही है, यानी एचआर में बढ़ोतरी, ये एक मांग नई आई है हमारे सामने। और अन्य लाभों की अगर बात करूं तो जोखिम वेतन यानी कि रिस्क पे बोनस और छुट्टी लाभ यानी लीव बेनिफिट्स में भी वृद्धि की मांग की जा रही है। ये दोनों जो मांगे हैं ये कहीं ना कहीं नई है, जिसकी जानकारी कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से आ रही है। इसको देखकर तो यही लग रहा है कि जहां केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा उसकी कोशिश रहेगी कि आर्थिक दबाव कम पड़े, वहीं पर जो 8वें वेतन आयोग की कमिटी है वो एक बैलेंस सिफारिश तैयार करने में लगी हुई है। वहीं पर जो कर्मचारी संगठन या पेंशनर्स के जो संगठन है वो प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेलफेयर को देखते हुए, उनके आर्थिक फायदों को देखते हुए जो है अपनी मांगे कमेटी के सामने पहुंचाएं। तो देखिए सारांश और आगे की राह अगर एक एक नजर में देखते चलें तो डी अपडेट क्या है, सितंबर 2026 तक घोषणा संभव है। मई और जून के AICPI-IW डेटा के जारी होने पर नजर रखिए, इसी के आधार पर सितंबर में दूसरी डीएडीआर किस्त जो है इसकी घोषणा की जाएगी। आयोग का आंतरिक कार्य क्या कह रहा है, 15 जून को ज्ञापन प्रक्रिया बंद होने के बाद आयोग अब फिटमेंट फैक्टर, मूल वेतन वृद्धि और ओपीएस एनपीएस मांगों के परीक्षण में प्रवेश कर चुका है, यानी आयोग ने अपना काम सुपर फास्ट मोड पर डाल दिया है। क्षेत्रीय संवाद हो रहे हैं, जुलाई के मध्य तक उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हितधारक बैठकें पूरी की जाएगी। जैसे कल का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि राज्य के जो हितधारक हैं, कर्मचारी पेंशनर्स हैं या एसोसिएशन हैं, उनके साथ बातचीत क्यों जरूरी है, क्योंकि पहले 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार लागू करेगी, उसके बाद कई सारे राज्य जो है इसी तरह पर अपने कर्मचारी पेंशनर्स के लिए 8वां वेतन आयोग लेकर आएंगे। हालांकि कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनका अपना अलग से वेतन आयोग है और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना पड़ोसी राज्य का जो है वेतन आयोग अपनाया गया है। अब वो राज्य कौन सा है जिस राज्य ने अपने पड़ोसी राज्य का वेतन आयोग अपनाया है, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। और इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।